As in the previous lecture we have seen uh, that is the design of the trusses. Okay, in that we have started the elements of the trusses, then loads which are acting on the truss, that is dead load, lie load and wind load. हम लोगों ने सिर्फ स्टेप्स देखा था. डेड लोड हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं. फॉर द लाई लोड, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप, हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लाई लोड बाय यूजिंग द IS 875 पार्ट 2. देन लास्ट में हम लोगों ने विंड लोड कैलकुलेशन देखा था, दैट इज़ विंड फोर्स एक्चुअल जो किलोन्यूटन में रहेगा. इसके लिए हम लोगों ने ये टोटल विंड लोड का कैलकुलेशन किया था. वेयर एरिया और ये तुम लोगों का PD मल्टीप्लाई बाई ये कोएफिशिएंट, ये दोनों मिला के जो तुम लोगों का रहेगा दैट इज स्पीड, एरिया इंटू स्पीड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम लोगों को स्पीड पूछते हैं तो दैट विल बी दैट इज CP माइनस CPI मल्टीप्लाई बाई PD रहेगा. सो उसके लिए हम लोगों ने ये रिटर्न डिज़ाइन विंड प्रेशर निकाला था, डिज़ाइन विंड स्पीड निकाला था. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव डन द कैलकुलेशन फॉर द विंड फोर्सेस एंड वी हैव सीन द लोड कॉम्बिनेशन जो हम लोग यूज़ करने वाले एक्चुअल में. So today we will see one of the example only for the calculation for the wind pressure. The example is given a single story workshop building. Please read it carefully. A single story workshop building situated in a partially developed industrial area. Okay, in a partially developed industrial area ये तुम लोगों को use होगा to calculate the terrain category. दैट वी हैव टू कैलकुलेट द K1, K2, K3, K4. तो उसके लिए अपने को ये कैटेगरी पता होनी चाहिए. द एरिया ऑफ द ट्रस दिया हुआ है, दैट इज़ प्लान का एरिया दिया है 16 मीटर बाय 12 मीटर इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद द पिच रूफ. ओके, अभी अपने को यहाँ पे विंड प्रेशर ही पूछा है, तो पिच रूफ है या फिर कौन सा रूफ है उससे मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ उसका डायग्राम और उसके स्लोप से अपने को इम्पोर्टेंस है. सो लेट अस सी, यहाँ पे हम लोग पहले वो एरिया निकाल लेते हैं, दैट द एरिया इज गिवन. सो लेट अस ड्रॉ इट. दैट इज 12 बाय 16 दिया हुआ है. सो लेट अस कंसिडर इट कि 12 के ऊपर ही ऑब्वियसली तुम लोगों का ट्रस रहने वाला है, तो टोटल स्पैन विल बी 12 मीटर और ये जो तुम लोगों का टोटल लेंथ जो है इट इज़ 16 मीटर. नाउ रीड फर्दर. The center to center spacing of the trusses is 4 meter. The sloping of the roof has a span of 12 meter. 12 meter का span है ट्रस का. ओके, और ट्रस तुम लोगों का एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर प्रोवाइड किया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. मतलब अगर ये पहला ट्रस कॉर्नर पे रहेगा तो बीच में दूसरा रहेगा, देन तीसरा, देन चौथा, डिपेंडिंग ऑन दैट. तो टोटल अगर यहाँ पे 16 है तो टोटल ये डिवाइड होगा 4 पार्ट्स में. सो वी कैन से कि यहाँ पे 4 पार्ट हो जाएंगे. सो लेट अस कंसिडर इट कि बीच में एक तुम लोगों का ट्रस रहने वाला है, देन यहाँ पे एक ट्रस रहेगा और एक यहाँ पे ट्रस रहेगा. ओके, एक कॉर्नर के ऊपर भी ये 2 ट्रस रहने वाले हैं, ये एक और ये एक. तो टोटल जो तुम लोगों का स्पेसिंग जो हो जाएगा इट इज़ नथिंग बट योर 4 मीटर स्पेसिंग. तो ये आ जाएगा 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये 4 मीटर. सो टोटल मिला के यू विल गेट दी 16 मीटर एज द टोटल लेंथ ऑफ द प्लान. ओके, देन द स्लोपिंग ऑफ द रूफ हैज अ स्पैन ऑफ 12 मीटर एंड द पिच 1/4. पिच इज़ नथिंग बट राइज, जो हम लोगों ने देखो आर्चेस में राइज दिया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पिच दिया हुआ है 1/4. तो अगर स्पैन 12 है तो 1/4 ऑफ योर 12 इट इज़ नथिंग बट 3 मीटर का तुम लोगों का टोटल हाइट रहेगा ओनली रूफ का. तो यहाँ पे हम लोग रूफ भी बना लेते हैं. सो लेट अस कंसिडर रूफ. एक्चुअल स्लोप तो हम लोग दिखा नहीं सकते, जस्ट रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. सो दिस इज़ योर टोटल रूफ जिसमें तुम लोगों को टोटल स्पैन दिया हुआ है. वेट फॉर इट. जो टोटल स्पैन इज गिवन 12 मीटर. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ योर 12 मीटर स्पैन. वेर एज ये जो हाइट है तुम लोगों का पिच, तो रूफ का सिर्फ पिच जो है इट इज़ 1/4 दैट इज़ tan इनवर्स, ये तुम लोगों का tan ऑफ थीटा दिया हुआ है स्लोप. तो इट विल बी 12 का 1/4 निकालेंगे तो दैट विल बी योर 3 मीटर विल बी योर हाइट. आफ्टर दैट द हाइट ऑफ द eaves इज़ 5 मीटर अबो द ग्राउंड लेवल. eaves मतलब क्या है, दैट इज़ नथिंग बट दिस कॉर्नर. ओके, रूफ का जो कॉर्नर रहेगा इसका जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इट इज़ नथिंग बट 5 मीटर. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे ग्राउंड लेवल मैं कंसिडर कर लेता हूँ. सो इफ़ यू ड्रॉ इट, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों का टोटल हाइट होगा 5 मीटर.
सो लेट अस रेफरेंस के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. So that will be 5 meter. This is your total height of the eaves. It will be useful for the calculation of the K1, K2, K3. The building is situated in Mumbai in the plain area. As building is situated in Mumbai, तो यहाँ पे अपने को wind का speed मिल जाएगा by using the IS code. In a plain area, तो यहाँ पे ये area का भी अपने को use होने वाला है to find out the K2 value, and its permeability is normal. Determine the wind pressure. तो सिंपली वन बाय वन हम लोग निकालेंगे. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दी K1, K2, K3 वैल्यू. एज इफ यू ऑब्जर्व योर स्टेप्स फॉर द विंड कैलकुलेशन, दैट विंड कैलकुलेशन के लिए देखो उल्टा हम लोग जाएंगे. टोटल पहले हम लोग क्या निकालेंगे, VZ निकालेंगे, दैट इज डिज़ाइन विंड स्पीड. दैट डिज़ाइन विंड स्पीड विल बी VB मल्टीप्लाई बाय K1, K2, K3 एंड K4. अब ये K4 तुम लोग नहीं लिया तो भी चलेगा, इट विल बी 1 हम लोग कंसिडर कर लेंगे. ओके, बट अगर उन्होंने कोस्टल एरिया अगर इंडिकेट किया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे K4 का भी वैल्यू इंडिकेट करेंगे. उन्होंने खुद से कोस्टल एरिया बोला नहीं है, सो वी विल अवॉइड इट और वी कैन से K4 इज इक्वल्स टू 1. तो सिंपली ये चारों वैल्यूज़ निकाल के पहले हम लोग VZ निकालेंगे. देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ VZ इन दिस फार्मूला, दैट इज PD का फार्मूला, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द CPE, CPI. सो लेट अस स्टार्ट इट. That is first one, that is Rix coefficient for the category, or Rix coefficient, that is K1. Rix coefficient K1. So Rix coefficient will be depend on, for that we will use the your IS code. तो IS कोड में देखो तुम लोगों को लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि K1, K2, K3 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस सी दैट यहाँ पे K1, K2, K3 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ पे रिक्स कोएफिशिएंट बोला हुआ है K1, तो वो डिपेंड रहेगा तुम लोगों का डायरेक्टली टेबल. यहाँ पे देखो टेबल तुम लोगों को दिया था, टेबल नंबर 1, रिक्स कोएफिशिएंट फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्ट्रक्चर देखो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है क्लासेस. सो इफ़ यू ऑब्जर्व और जनरल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर के लिए तुम लोगों का ये फर्स्ट दिया हुआ है, जिसमें मीन प्रोबेबल डिज़ाइन ऑफ द लाइफ तुम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, तो हम लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर है ऑलरेडी. इफ़ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, इट इज़ सिंगल स्टोरी वर्कशॉप बिल्डिंग, तो इट इज़ नॉर्मल बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल एरिया में. सो बाकी के टाइप्स अगर देखोगे यू कैन कंपेयर इट, दैट इज़ द टेम्परेरी शेड या फिर स्ट्रक्चर है, ऐसा तो कुछ नहीं है. सो सेकेंड कैटेगरी नहीं आएगा. बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग ए लो डिग्री ऑफ हैज़ार्ड्स, ये भी नहीं है. ओके, दैट इज़ द फार्म बिल्डिंग अदर दैन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये भी नहीं है. So last one, that is important building or structure such as a hospital building, tower, power plant, ये भी नहीं है. तो obviously ये first में ही आएगा, that is all general buildings and structure. So for all general buildings and structure, यहाँ पे देखो K1 का वैल्यू जो तुम लोगों को दिया हुआ है ऊपर depends on the wind speed. But if you observe सबके लिए सेम ही है, wind speed के लिए 1, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यू एज 1. So we can say that is part A के लिए if you observe it, that is 1 value K1, that is from the table number, or we can say from the IS को डायरेक्टली बोल दिया तो भी चलेगा. देन K2 के लिए अपने को टेरेन कैटेगरी पहले फाइंड आउट करना रहता है. सो टेरेन कैटेगरी पहले हम लोग चेक करेंगे. सो फॉर द K2 वैल्यू के लिए देखो टेरेन कैटेगरी, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व द टेबल K2 वैल्यू का अगर टेबल देखोगे तो यहाँ पे टेरेन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 4 कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है. सो कैटेगरी देखो यहाँ पे ऊपर ही उसके यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कैटेगरी क्या है. फोर्थ कैटेगरी दिया हुआ है द टेरेन विद द न्यूमरस लार्ज हाई क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी नहीं है. ऊपर से ही हम लोग देखेंगे. देन कैटेगरी नंबर 3, द टेरेन विद द न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस. ओके, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर अप टू द 10 मीटर हाइट विदाउट आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर, नीचे दिया हुआ है. दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट वेल वुडेड एरिया एंड टाउन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज और फुल और पार्शली डेवलप. तो ऑब्वियसली इफ़ यू ऑब्जर्व अपने क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है, दैट इज़ द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पार्शली डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया. तो ये पार्शली डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया आया, तो ये कैटेगरी 3 में आएगा. ओके, उसके लिए भी तुम लोग चाहिए तो कैटेगरी 2 और 1 भी पहले रीड करके देख सकते हो, दैट इज़ ओपन टेरेन है क्या नहीं.
अदरवाइज कैटेगरी 1 भी तुम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज़ एक्सपोज्ड ओपन एरिया विद द फ्यू नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये तुम लोगों को ऑलरेडी उसमें दिया रहता है, सो वी कैन से दैट कैटेगरी नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग टेरेन कैटेगरी 3 बोल सकते हैं। सो फॉर टेरेन कैटेगरी 3 हाइट अप टू 10 मीटर है ये, इसलिए तुम लोग बोल सकते हैं इट इज़ टेरेन कैटेगरी 3। हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ हाइट अप टू 10 मीटर। तो इसके लिए अपने को K2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। टेबल में अगर चेक करोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व द टेबल ऑफ द K2, तो इसमें अपने को टेरेन कैटेगरी 3 भी दिया हुआ है और यहाँ पे देखो हाइट भी दिया हुआ है। हाइट के हिसाब से टेरेन कैटेगरी का जो तुम लोगों का K2 का जो वैल्यू है वो चेंज होने वाला है। सो अपनी हाइट जो है इट इज़ 5 मीटर। तो 5 मीटर पे अगर चेक करोगे तो इट इज़ अप टू दी 10 मीटर। तो अप टू दी 10 मीटर टेरेन कैटेगरी अपना 3 है, तो उसके लिए अपना वैल्यू है दैट इज़ 0.91। सो वी कैन एडॉप्ट द वैल्यू ऑफ K2 एज 0.91। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ 0.91। After that K3 value. So if you observe the K3 value, K3 is nothing but topography factor. Let us consider it. This is first, second and third one, that is topography factor. टोपोग्राफी फैक्टर इसमें अगर चेक करोगे तो तुम लोगों का थीटा का प्लेन एरिया बोला हुआ है। तो प्लेन एरिया के लिए ऑब्वियसली थीटा क्या रहेगा, दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राउंड इट इज़ लेस देन 3 डिग्री रहेगा। लेस देन 3 डिग्री के लिए देखो सेम पेपर के अगर जाओगे तुम ऊपर, तो यहाँ पे देखो टोपोग्राफी K3 फैक्टर दिया हुआ है। सो इसमें अगर चेक करोगे द इफेक्ट ऑफ द टोपोग्राफी फैक्टर significant at this side when the slope is more than about 3 degree. Okay, below that K3 value may be taken as 1. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन एरिया ही देते हैं। अगर उससे ज़्यादा दे दिया तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज उसके आगे अगर रहेगा तो इट विल बी वैल्यू जो है वो 1 से लेके 1.36 के बीच में वैरी होता है। सो नॉर्मली अगर कोई यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है तो नॉर्मली हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज़ प्लेन एरिया, और यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है उन्होंने कि इट इज़ सिचुएटेड इन दी प्लेन एरिया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं K3 इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। K4 का वैल्यू भी हम लोग 1 ही लिखेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व लास्ट टाइम मैंने जब बोला था K4 वैल्यू इट इज़ फॉर द साइक्लोनिक रीजन, तो यहाँ पे साइक्लोनिक रीजन कुछ इंडिकेट नहीं किया है। अगर किया रहता तो हम लोग K4 का वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर सकते थे। ओके, नहीं किया है मतलब ये नॉन साइक्लोनिक है, तो उसके लिए K4 का वैल्यू 1 ही रहेगा। सो नाउ आफ्टर गेटिंग K1, K2, K3, K4 we required the VB value, that is basic wind speed at Mumbai, that is basic wind speed at Mumbai because the building is situated in Mumbai। तो मुंबई के लिए तुम लोगों का VB का वैल्यू चेक करेंगे हम लोग फ्रॉम सेम IS कोड के सबसे लास्ट में तुम लोगों को दिया हुआ है। इफ़ यू चेक इट at the last there is table is given, that is annex 1 basic wind speed at 10 meter height for some important cities। तो इसमें चेक करोगे मुंबई का अगर दिया होगा तो लेट अस चेक मुंबई के लिए। देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इट इज़ 44 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी विल अडॉप्ट दिस 44 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली राइट इट, दैट इज़ 44 मीटर पर सेकेंड। After getting this we will simply calculate the VZ, that is design wind speed. That design wind speed VZ will be nothing but K1, K2, K3, K4 multiply by your VB. Okay, so simply we will put these values. So if you observe K1 is 1 मल्टीप्लाई K2 इज़ 0.91, K3 एंड K4 ये भी 1 ही है। VB का वैल्यू इट इज़ 44। सो इफ़ यू कैलकुलेट इट इट इज़ अराउंड 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर गेटिंग दिस डिज़ाइन विंड स्पीड देन वी कैन कैलकुलेट दी डिज़ाइन विंड स्पीड। इसका हम लोग डायरेक्टली ये सिर्फ हम लोगों ने ये निकाला, PD अपने को निकालना पड़ेगा रिटर्न। दैट एक्चुअल स्पीड will be nothing but 0.6 into VZ square.
सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय वी जेड हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज़ 40 स्क्वायर विल बी नथिंग बट आई थिंक इट इज़ 9960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीडी का वैल्यू मिलने के बाद अगर अपने को फोर्स तुम लोगों को एक्चुअल जो स्पीड चाहिए, ओके, बिकॉज फोर्स हम लोगों ने देखा था, फोर्स इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय सी पी ई माइनस सी पी आई, ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे था तुम लोगों का पी डी। तो फर्स्टली वी शुड नो द कोएफिशिएंट दिस सी पी ई एंड सी पी आई। आफ्टर गेटिंग दिस कोएफिशिएंट देन वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर दिस विंड लोड कैलकुलेशन। तो ये अपने को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देखो कैटेगरी हम लोग यहाँ पे 1 by 1 निकालेंगे, केस 1 केस 2। फर्स्टली केस 1 जो रहेगा, बिकॉज विंड का डायरेक्शन अपने को पहले से ही पता नहीं रहता है, सो वी विल टेक दी ऑल कंडीशंस। इफ़ यू ऑब्जर्व दी यूर आई एस कोड, ओके, आई एस कोड में तुम लोगों को एक्चुअल जो विंड स्पीड निकालना है वो हम लोग पहले देख लेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, तुम लोगों का जो मेन फॉर्मूला है दैट इज डिज़ाइन विंड स्पीड, इट इज़ गिवन this is your main formula, that is wind load on the individual member। CPE and CPI अपने को निकालना है, that is external pressure coefficient and internal pressure coefficient। ओके, तो एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट वो डिपेंड रहेगा, अभी अपना क्या है, रूफ़ है, तो रूफ़ के लिए अपने को स्लोपिंग तुम लोगों को दिया था टेबल, देखो टेबल में तुम लोगों को दिया रहेगा, ये तुम लोगों का स्ट्रेट है, ये भी तुम लोगों का देखो बिल्डिंग के लिए ये नॉर्मल, ये तुम लोगों का स्लोपिंग एरिया के लिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस रहेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल एंगल ऑफ द विंड, सो वी विल कंसिडर फर्स्ट एंगल दैट इज़ 0 डिग्री एंड विंड एंगल एज 90 डिग्री। तो बोथ के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 0 डिग्री रहेगा, यानी कि विंडवर्ड इस साइड से डायरेक्टली तुम लोगों का प्रेशर जाने वाला है। 90 डिग्री मतलब अलॉन्ग द रिज, और वी कैन से पैरेलल टू द रिज कंसिडर हो सकता है। सो रूफ एंगल अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द रूफ एंगल। Then we should know H/W ratio, because on that only we can categorize कि अपने को ये फर्स्ट रो लेना है या फिर सेकेंड रो लेना है या फिर थर्ड रो लेना है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व टोटल तुम लोगों का जो कैलकुलेशन है, फर्स्टली वी विल टेक एक्सटर्नल विंड नॉर्मल टू द रिज। ओके, फर्स्ट केस हम लोग लेंगे एक्सटर्नल विंड, और यू कैन से एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल विंड नॉर्मल टू द रिज, नॉर्मल टू रिज, नॉर्मल टू द रिज रहेगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा। ओके, तो इसके लिए विंडवर्ड स्लोप इज, फर्स्टली वी शुड नो द विंडवर्ड स्लोप, दैट इज थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा विल बी इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, यहाँ से अपने स्लोप मिल सकता है अपने को, दैट इज स्लोप विल बी नथिंग बट दिस थीटा, ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टाइम थीटा से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3/12। तो 3/6 आएगा, अपने को सिर्फ स्लोप चाहिए, तो टोटल 12 है, यहाँ पे सिर्फ 6 मीटर रहेगा, ये 3 मीटर रहेगा। सो वी कैन फाइंड इट आउट, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/6। सो इफ़ यू ऑब्जर्व इट, 3/6 दैट इज़ हाफ, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी नथिंग बट 26.56 डिग्री। ये अपने को लगेगा बिकॉज वी नीड ये एंगल से ही अपने को कोएफिशिएंट मिलने वाला है। आफ्टर दैट एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, उसके लिए अपने को H/W रेशियो निकालना पड़ेगा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व H/W, टोटल तुम लोग चेक कर सकते हो H/W मतलब क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो H/W दिया हुआ है तुम लोगों को, सिर्फ H/W इसका मतलब क्या होता है, H इज़ उससे जो तुम लोगों का हाइट दिया हुआ है दैट हाइट, और W इज़ नथिंग बट योर टोटल स्पैन ऑफ द रूफ। सो इफ़ यू टेक दिस रेशो, तो यहाँ से अपने को पता चलेगा वेदर इट इज़ हाफ से लेस है या फिर हाफ और 3/2 के बीच में। सो लेट अस कैलकुलेट इट, दैट इज़ इफ़ यू ऑब्जर्व टोटल तुम लोगों का स्पैन है दैट इज़ W इज़ 12,
एंड तुम लोग का जो हाइट है ये उसका हाइट है, इट इज़ 5 मीटर. So the h by w will be nothing but your 5 by 12. So let us calculate this 5 by 12. If you calculate it, it is less than 1 by 2. So less than 1 by 2 means we should take the first row. तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे CPE का वैल्यू फर्स्ट रो के लिए. CPE विल बी इक्वल्स टू CPE का देखो यहाँ पे 26 पॉइंट तुम लोगों का 55 एंगल है. फर्स्ट विंड एंगल तुम लोगों का थीटा 0 लिया हुआ है हम लोगों ने, दैट इज़ नॉर्मल टू द रिज. तो इसके लिए अपने को दो कोफिशिएंट मिलेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन देखो -0.4 और ये -0.4. लेकिन अपना जो कोएफिशिएंट यहाँ पे थीटा जो है इट इज़ नथिंग बट 26.55 इफ यू 26.56. सो अपने पास 20 का वैल्यू और 30 का वैल्यू है, तो दोनों को यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ेगा. तो इंटरपोलेशन से अपने को वैल्यू मिलेगा. सो लेट अस टेक द वैल्यू. इफ यू हैव द वैल्यू, लेट अस इंटरपोलेट इट. यहाँ से अगर चेक करोगे अपने को -4 का है, -0.4 प्लस यहाँ पे 6.56 का अपने को एक्स्ट्रा ऐड करना है. 6.56 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में रहेगा यहाँ पे 0 -0.4 डिवाइडेड बाय 30 - 20. तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो अपने को मिलेगा सिर्फ ये वाला विंडवर्ड वाला कोएफिशिएंट विच इज़ नथिंग बट इफ यू चेक इट आई थिंक इट इज़ 0.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6.56 minus 0.4, that is 0.1376. ओके, फर्स्ट जो अपने को मिल रहा है 0.1376 दैट इज़ -1 एंड सेकेंड वाला भी अपने को मिलेगा दैट इज़ 0.4 और 0.4. तो इसलिए देखो दोनों को इंटरपोलेट भी करेंगे तो ये -0.4 ही रहने वाला है बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट फ्रॉम 20 to 30. तो इसके लिए हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन पहला यहाँ पे अपने को मिलेगा दैट इज़ -0.1376. सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट जो कोएफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे अपने को विंडवर्ड के लिए दैट इज़ -0.1376. ये हो गया CPE का दैट इज़ EF वाला वैल्यू, वी कैन से विंडवर्ड वैल्यू. और सेकेंड अपने को CPE मिलता है सेम के लिए, इट इज़ नथिंग बट -0.4 विच इज़ नथिंग बट योर GH वाला वैल्यू दैट इज़ लीवर्ड. सो ये दोनों में से हम लोग ले सकते हैं. वेयर एज CPI का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे दैट इज़ इंटरनल कोएफिशिएंट. इंटरनल कोएफिशिएंट अगर चेक करोगे तो इट इज़, ये हम लोग रफ कर देते हैं. इंटरनल कोएफिशिएंट विल बी गिवन ऊपर जो तुम लोगों का फॉर्मूला था वहाँ पे इंटरनल कोएफिशिएंट तुम लोगों को गिवन रहेगा. देखो यहाँ पे प्रेशर के लिए प्रेशर कोएफिशिएंट द इंटरनल कोएफिशिएंट इज़ गिवन इन 7.3.2. सो यहाँ पे 3 कैटेगरी बताया था. इन ए बिल्डिंग वेयर द क्लैडिंग परमिट्स द ओपनिंग नॉट मोर दैन द 5% ऑफ द वॉल एरिया बट देयर इज़ नो लार्ज ओपनिंग. तो यहाँ पे तुम लोगों का इंटरनल प्रेशर रहेगा +0.2 -0.2. तो ये दो दिया हुआ है. यहाँ पे तुम लोगों को कुछ परमेबिलिटी ज़्यादा दिया नहीं है, एज इट इज़ गिवन एज इट्स परमेबिलिटी इज़ नॉर्मल. तो परमेबिलिटी अगर नॉर्मल रहेगा तो ये 5% से लेस रहने वाला है. तो इसके लिए हम लोग 0.2 to -0.2 ये दो वैल्यू एडॉप्ट करेंगे. अगर ओपनिंग्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो तुम लोगों का जो इंटरनल प्रेशर का कोएफिशिएंट है वो भी इंक्रीज़ होते जाएगा. ओके, बाकी का है तुम लोगों का 0.5 to -0.5, 0.7 to -0.7, ये तीन ही है. सो लेट अस राइट इट डाउन. इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट एक रहेगा तुम लोगों का +0.2 और सेकेंड जो रहेगा -0.2. ओके, तो इसके लिए टोटल के लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा सो दैट कंबाइन इफेक्ट, दोनों का कंबाइन इफेक्ट से अपने को वैल्यू मिलेगा दैट इज़ CPE - CPI मल्टीप्लाई बाय PD. ये सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आ रहा है. टोटल कॉम्बिनेशन देखो कितने रहेंगे यहाँ पे, टोटल 4 कॉम्बिनेशन चले जाएंगे. एज फर्स्ट वन फॉर दिस +2 -2 देखो यहाँ पे
CP that is minus 0.1376 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे PD का वैल्यू ऑलरेडी अपने को नोन है, दैट इज़ 960. आफ्टर दैट सेकेंड वन आएगा, देखो पहला वाला मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, दैट इज़ 76. उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 960. थर्ड वन आएगा, दैट इज़ माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 960. एंड द लास्ट वन दैट इज़ माइनस 0.4 माइनस 0.2 इंटू 960. ये चारों हम लोग कॉम्बिनेशन करके देख रहे हैं कि चारों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसी से अपने को पता चलेगा कि अपने को कौन सा लेना है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व प्लस 2 के लिए यहाँ पे आ रहा है 59.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सेकेंड के लिए आ रहा है इट इज़ माइनस 324.1. नेक्स्ट के लिए आ रहा है दैट इज़ माइनस 192 एंड द लास्ट इज़ माइनस 576. ओके, वॉट एवर वैल्यूज़ अपने को चार कॉम्बिनेशन हर एक से मिलेंगे, तो इससे अपने को पता चलना चाहिए कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है. ओके, ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ डाउनवर्ड. नेगेटिव में इसका मतलब ये अपवर्ड होगा. ओके, बिकॉज नॉर्मली जो तुम लोगों का प्रेशर रहता है, विंड प्रेशर, इट इज़ एक्टिंग अपवर्ड. ओके, पुश करने की कोशिश करता है. तो पॉजिटिव आया मतलब वो पुश करेगा, मतलब अपवर्ड तुम लोग का ये, उसके अपोजिट में ये डाउनवर्ड वन, इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज़ डाउन. बाकी के सब अप रहेंगे, जो नेगेटिव है उतने सगले सब के सब अप रहेंगे. तो लेट अस नेक्स्ट तुम लोग का डायरेक्शन वापस देखना पड़ेगा. ये चार वैल्यूज़ ये तुम लोग के मेन मिल गए. रिटर्न वी विल टेक द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज केस 2, एक्सटर्नल विंड पैरेलल टू द रिज. वी कैन से एक्सटर्नल विंड पैरेलल टू रीच. पैरेलल टू रीच रहेगा एट दैट टाइम थीटा विल बी नथिंग बट योर 90 डिग्री. इफ़ यू ऑब्जर्व ऑलरेडी वी हैव गिवन दी टेबल में रिटर्न हम लोग चेक करेंगे कि तुम लोग का वैल्यूज़ कितना आ रहा है उसके लिए. पैरेलल टू द रीच देखो यहाँ पे विंड एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये पैरेलल टू द रीच है. एंगल तो अपना वही रहने वाला है 20 से लेके 30 के बीच में, विच इज़ नथिंग बट योर 26.56. तो इसके लिए चेक करोगे तो इट इज़ देखो 0.7 है 30 के लिए भी और 20 के लिए भी, मतलब 26 के लिए भी 0.7 ही रहेगा माइनस, और यहाँ पे भी 0.6 है, ये भी 0.6 है माइनस 0.6. तो इसके लिए भी 0.6 ही रहने वाला है, बिकॉज तुम लोग का यहाँ पे इंटरपोलेशन 20 की और 30 के बीच में हो रहा है, तो इट विल बी सेम. सो लेट अस टेक द वैल्यूज, दैट इज CPE विल बी नथिंग बट one is your minus 0.7 and one is minus 0.6. there is no need to consider. चारों वैल्यूज़ निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बट जैसे ही तुम लोग को ये कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा मिलता है वही अगर तुम लोग एडॉप्ट करोगे तो भी चलेगा. ओके, बिकॉज वी रिक्वायर्ड दी मैक्सिमम वैल्यू. जैसे यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करोगे तो पॉजिटिव में 59.9 है और नेगेटिव में यहाँ पे माइनस 576 है. तो ये दो वैल्यू यहाँ पे अडॉप्ट होने वाली है, बाकी की नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा. तो सिमिलरली यहाँ पे CPE का वैल्यू मिल गया. सिमिलरली CPI तुम लोगों का चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी. तो ये यहाँ पे CPI का दो वैल्यूज़ है, दैट इज़ +2 और एक -2. तो वापस दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तुम लोगों का एक्चुअल प्रेशर कितना आ रहा है. दैट इज़ विंड प्रेशर will be CPE minus CPI multiplied by PD. इसमें फर्स्ट जो तुम लोगों का रहेगा दैट इज -0.7 +2. सर CPI का वैल्यू 0.2 था ना? यस सॉरी, हाँ ये इधर का हम लोगों ने यहाँ पे 0 पॉइंट लिखना भूल गए इसलिए. ओके, सेम ये 0.2 ही है, डोंट वरी. ओके, सो अभी हम लोग ये पुट करेंगे वैल्यूज़. सेम कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये 960 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. विल बी इक्वल्स टू रिटर्न नेक्स्ट जो रहेगा रिटर्न -7 एज इट इज़ प्लस ये सेकेंड माइनस हो जाएगा 0.2 इंटू 960. देन रिटर्न
-0.6 हम लोग लेंगे वैल्यू, प्लस 0.2 इंटू 960, and the last one that is -0.6 minus 0.2 इंटू 960. इसका वैल्यू जो निकालोगे उसके हिसाब से तुम लोगों को वैल्यूज़ मिलेगा. फर्स्ट वन जो आ रहा है इट इज़ 480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सेकेंड वन आई थिंक इट इज़ -864. थर्ड वन, yes, third one is -384, and the last one that is -768. अभी देखो ये सब टोटल जो वैल्यूज़ है इधर से भी ये तुम लोगों को 4 वैल्यूज़ मिला है एंड प्रीवियस 4 वैल्यूज़. ये दोनों में से हम लोग कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू वो हम लोग चेक करेंगे. पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड प्रेशर, तो वो प्रेशर अपने को एक्चुअल में डिज़ाइन विंड प्रेशर हम लोग बोलेंगे. We will take the maximum value, so we can say design सर wind फर्स्ट वाला pressure. वैल्यू -480 आया. Which one? Okay, ये सर फर्स्ट वाला. first, this one. Okay, ये जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे डिज़ाइन विंड प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अबोव, फर्स्ट वन जो आएगा पॉजिटिव वैल्यू अपने पास एक ही है, दैट इज़ पॉजिटिव 59.9. तो डाउनवर्ड प्रेशर तुम लोग का एक ही रहने वाला है, दैट इज़ 59.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट डाउनवर्ड. वेर एज अपवर्ड अगर चेक करोगे आई थिंक 864 ही सबसे मैक्सिमम है नेगेटिव में. यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो 576 है, तो टोटल तुम लोग का -864 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा. दैट इज़ नथिंग बट अपवर्ड. तो दिस इज़ योर टोटल आंसर जो तुम लोग को प्रेशर मिलने वाला है डाउनवर्ड और अपवर्ड. यहाँ पे जब तुम लोग डायरेक्टली एरिया अगर तुम लोग को पता चल जाएगा रूफ़ का, तो हम लोग टोटल रूफ एरिया से या फिर पैनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल पॉइंट लोड मिलेगा अपने को, विच विल गोइंग टू एक्ट ऑन द जॉइंट ऑफ द ट्रस. तो वो जॉइंट के ऊपर कितना एक्ट करता है उसके हिसाब से हम लोग बाद में फॉर द यूनिट लोड के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं टोटल डायग्राम के लिए, और जितना लोड रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एक्चुअल कितना मैक्सिमम लोड है वो पता चल जाएगा इन द मेंबर्स. ओके, एग्ज़ाम के लिए हम लोग सिर्फ इतने तक ही जाते हैं, सो दैट you should have the idea regarding the calculation of the wind pressure. ओके, सिर्फ तुम लोग IS कोड अगर फॉलो करोगे तो फटक से तुम लोग निकाल सकते हो, बिकॉज वॉट एवर जो कैलकुलेशन है वो टोटली IS कोड के ऊपर ही डिपेंड है. सो जस्ट बी रेडी विद द IS 875 पार्ट 3. ओके, सो यू कैन डू द कैलकुलेशन. इसमें किसी को